नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाने को मंजूरी। मंत्रिमंडल बैठक में पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को बैंक गारंटी से मिली छूट। राज्य में करीब 10 महीने बाद खुले उच्च शिक्षण संस्थान। प्रैक्टिकल वाले विषयों की शुरू हुई ऑफलाइन पढ़ाई। कोविड-19 गाइडलाइन का करना होगा पालन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रही विपक्षी दल। किसानों और देश से माफी मांगी कांग्रेस। कृषि कानूनों से किसानों को होगा लाभ। और उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई 9 समितियां। गृह सचिव ने कहा, पुलिस को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग करेगी सरकार। फायर सर्विस में होगी महिलाओं की भर्ती। अब समाचार विस्तार से। सोमवार देर शाम को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को पास किया। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इस अनुपूरक बजट का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण वित्तीय परिस्थितियों के चलते राजस्व पर आए भार को कम करने के लिए राजस्व व पूंजीगत खर्चों के संतुलित प्रावधान किए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ और दंत संवर्ग के डॉक्टरों को पीजी कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी से राहत देने का फैसला लिया है। डॉक्टरों को अब बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 4 इशू आए हैं। उन चारों पर चर्चा होने के बाद और निर्णय लिया गया है। उसमें से प्रमुख रूप से जो पीजी करने जाएंगे उनकी बैंक गारंटी थी वो समाप्त कर दी गई। कोई बैंक गारंटी उनसे नहीं ली जाएगी। मंत्रिमंडल ने यूपीसीएल के पिछले 4 वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय लेखा प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी भी दी। मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टाफ नर्सों की भर्ती की जिम्मेदारी 1 साल के लिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को दी गई है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सों की भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा का जो हमारा बोर्ड था उसकी जगह चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की बजाय उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से भर्ती का निर्णय लिया था। जो हमारे शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेजों के जो नर्सिंग संवर्ग है, एक टाइम साथ साथ उनका भी उसी में जोड़ के भर्ती कर ली जाएगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 10 महीनों से बंद उच्च शिक्षण संस्थानों में आज से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की उन कक्षाओं की पढ़ाई होगी जिनमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अनिवार्य है। इस संबंध में शासन ने सभी कुलपतियों, जिलाधिकारियों और उच्च शिक्षा निदेशक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सक्सेना ने बताया कि छात्रों को कॉलेज में आने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कक्षाएं 2 पालियों में शुरू की जा रही हैं, जिससे भीड़ ज्यादा न हो। हमने 2 स्लॉट्स में इन कॉलेजेस को खोला है, एक 8 बजे से 11 बजे तक और 11 सवा 11 बजे से 2 सवा 2 बजे तक। जो मेनली 8 से 11 का स्लॉट है उसमें कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 8 बजे जो कॉमर्स शुरू होता है वो सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होगी और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लोग जो हैं, जिनकी किसी के सप्ताह में 2 दिन क्लास है, किसी की 4 दिन क्लास है, उस तरीके से आवंटन किया गया है। कॉलेज खुलने से छात्रों में खुशी तो है, लेकिन असमंजस भी नजर आ रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि अभी केवल जानकारी जुटाने आए हैं, कक्षाएं 2-3 दिनों के बाद हो पाएंगी। एमकेपी कॉलेज में भी यही स्थिति देखने को मिली। नाम अंजलि है, मैं एमएससी 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ और काफ़ी दिनों बाद हमारा कॉलेज खुला है तो इसके लिए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए अभी न्यू शेड्यूल आएगा तो उसके लिए नोटिस हमारी टीचर्स लगाने वाले हैं।
छात्र सचिन का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएं तो चल रही थी, लेकिन उसमें उतना कोर्स कवर नहीं हो पा रहा था। कॉलेज आने से काफी लाभ होगा। सभी को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। मेरा नाम सचिन है। मैं उत्तरकाशी से आया हूँ, जो कि कॉलेज से काफ़ी दूर का गांव है। काफ़ी लंबे समय से जो हम पढ़ाई से दूर थे, कॉलेज नहीं आ पा रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उतना हम नहीं कवर कर पा रहे थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो नहीं कवर हो पा रहा था। कॉलेज आए हैं, काफ़ी लंबे समय से जो पढ़ाई से जो कनेक्शन कट हो चुका था, तो अब कॉलेज में आए हैं तो उससे जुड़ेंगे काफ़ी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि करीब 10 महीने से कॉलेज बंद थे। दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिकल वाले विषयों को पढ़ाया जाएगा। आगे जैसी भी स्थिति रहेगी, उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई दे रहा हूं कि लगभग 10 महीने से कॉलेज बंद थे और आज हमने विधिवत कॉलेज खोले हैं। जो छात्र छात्राएं अदर स्टेट से आएंगे, उनकी कोविड की जांच की जाएगी और अभी हमने उन सब्जेक्टों को पढ़ाने का निर्णय लिया है जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी, वैसे वैसे सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में पत्रकार वार्ता में कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से लगातार किसान हितों में काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसानों के हितों के लिए सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों में इस बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म करने जा रही है, जबकि बिल में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता किसान बिल को बिना पढ़े राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि 2009 से 2013-14 तक कांग्रेस और उसे समर्थित दलों ने किस तरीके से किसानों की दुर्गति की थी, जबकि 2013 और 14 के बाद 2019 तक 1.5 गुना से भी ज़्यादा, किसी में तो 1000 गुना तक लाभ किसान को मिला है मोदी जी के नेतृत्व में। देखेंगे तो उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही है जो कानून हमने तैयार किया। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से वो गुमराह कर रही थी किसानों को। यदि उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा था तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि तीनों एक्ट को वो पढ़ें और पढ़ने के बाद जो उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उसके लिए वो किसानों से और इस देश की जनता से माफी मांगे। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन के सभा मंडप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोरोना से बचने और गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही सदन में प्रवेश मिलेगा। 3 दिवसीय सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए सदन में सभी जरूरी उपाय किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों के अब तक 462 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए 21, 22, 23 दिसंबर को जो हमारा विधानसभा सत्र हो रहा है, और चूंकि आप सब जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी का अभी भी वो काल चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार से पिछला जो हमारा सत्र गया 23 सितंबर का, लगभग उसी तरह से हमने अपनी व्यवस्थाएं दोबारा करने का निर्णय लिया है। जिस जगह हम खड़े हैं 107 नंबर, पिछली बार यहाँ पे कुछ माननीय विधायकों को बैठने की व्यवस्था हमने की थी, लेकिन आप समझिए कि हमने इस प्रकार से रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे माननीय विधायकों के बीच में रहे और पूरी तरह से जो एसओपी जारी है एमएचए की या जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम को ठीक से संपन्न कर सकें। उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने की दिशा में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय स्तर पर 9 समितियों का गठन किया है। समितियों ने कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, ड्रग्स, साइबर अपराध से निपटने के साथ ही पुलिस वेलफेयर और पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य योजना तैयार की है। समितियों की रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में गृह सचिव नितेश कुमार झा के सामने पुलिस उप महानिरीक्षक रिदिम अग्रवाल ने प्रस्तुत किया गया।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने इन 20 वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर से भी काफी काम हुआ है, लेकिन काफी कुछ हासिल करना बाकी है। 1700-1800 लोगों की भर्ती आएगी, सब मिला करके। इसमें कांस्टेबल भी है, फायरमैन भी है, ट्रैफिक वाले भी हैं, सब मिला करके पीएसी भी है। और करीब 50 की आएगी, 50 से 70-80 की आएगी सब इंस्पेक्टर रैंक में। ठीक है। अब हमारा प्रयास ये है कि जनवरी तक ये प्रमोशन हो जाएं जो होने हैं। समितियों की ओर से तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना में पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर करने, सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल कार की संख्या बढ़ाने, पीएसी को और मजबूत और स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इसमें 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। सिटी पुलिस और पीएसी को आधुनिक हथियार दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। फायर सर्विस में महिलाओं को भर्ती करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। गृह सचिव नितेश कुमार झा ने कहा कि शासन उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने में पूरा सहयोग करेगा। रिक्रूटमेंट, थानों में बेसिक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इन सभी पे हम लोग इमीडिएटली काम करना शुरू करेंगे। जो पुलिस बल के हमारे जो कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, उनके मोरल को अपग्रेड करेगा, उसके दिशा में हम लोग इमीडिएटली काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ एक मेजर आज हम लोगों ने एक निर्णय किया है, वो ये है कि पुलिसिंग में हम लोग प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनको हम लोग हायर करेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग और एजू स्किल के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखंड सरकार और एजू स्किल संयुक्त रूप से सभी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को विश्व स्तरीय टेक्निकल स्किल उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ ही प्रशिक्षकों को भी लगातार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एमओयू पर निदेशक तकनीकी शिक्षा डॉक्टर हरी सिंह और एजू स्किल के निदेशक शुभजीत जगदेव ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने के निर्देश दिए। मॉडर्न दून लाइब्रेरी के निर्माण में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने देहरादून में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अधिक ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों से आम लोगों को कोई दिक्कत न हो। उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी के नौगांव ब्लॉक के गैर गांव में मनाया जाने वाला देवलांग पर्व धूमधाम से मनाया गया। हालांकि अन्य सालों की अपेक्षा इस बार भीड़ कम रही, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। देवलांग पर्व दीपावली के ठीक 1 महीने बाद मनाया जाता है। इसमें साठी और पांचाई थोक के लोग परंपरा के अनुसार लोकगीतों की धुनों और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। देवलांग पर्व रवाई घाटी में मणपा, कोटी और कुथनौर गांव में भी मनाया जाता है। मुख्य आयोजन गैर गांव में होता है, जहां बड़ी संख्या में पूरी रवाई घाटी के लोग इसमें शामिल होते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाने को मंजूरी। मंत्रिमंडल बैठक में पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को बैंक गारंटी से मिली छूट। राज्य में करीब 10 महीने बाद खुले उच्च शिक्षण संस्थान। प्रैक्टिकल वाले विषयों की शुरू हुई ऑफलाइन पढ़ाई। कोविड-19 गाइडलाइंस का करना होगा पालन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे विपक्षी दल। किसानों और देश से माफी मांगी कांग्रेस। कृषि कानूनों से किसानों को होगा लाभ। और उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई 9 समितियां। गृह सचिव ने कहा, पुलिस को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग करेगी सरकार। फायर सर्विस में होगी महिलाओं की भर्ती। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।